यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की क्लासेस की अपडेट जो है वो पहुंचती रहे। आज आपके सामने हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के टॉप 100 एरर से क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो लेकर आए हुए हैं। प्रोनाउन के टॉप 100 एरर मतलब प्रोनाउन में 100 क्वेश्चन एरर में कहाँ पर है ये आपके सामने लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इनको आप रूल के माध्यम से या कैसे भी करके आपने तैयार कर लिया तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ें आपके सामने आपके एग्ज़ाम पर होंगी। आप ये देखिए, आपके सामने टॉप 100 जो है वो प्रोनाउन, ये जो आपका टॉपिक है आप देख रहे होंगे। ये टॉपिक आपका कौन सा टॉपिक है? आप ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने प्रोनाउन नाम का टॉपिक है और आपके 100 एरर्स यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम के लिए है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो आइए आपके सामने जो है वो हम शुरुआत करते हैं। पहले आप इधर देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल से अगर आपको हमारे जुड़ना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम लिंक को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दे रहे हैं। आप वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस पेड बैचेस भी मिलती हैं। ठीक है, पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको पेड बैचेस की कोई ज़रूरत है तो आप 9415483272 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपके सामने हम लेते हैं, उधर से दरअसल नहीं होगा तो हम लास्ट से लेते हैं, क्योंकि इधर इसका एरो है तो इधर से हम लास्ट से लेते हैं। तो चीज़ें इधर से एरो से आपकी जो है वो पूरी तरह से जो है वो आपकी एरो से सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। एक बार हम कैमरे को देख लें कि पूरा क्वेश्चन दिख रहा या नहीं दिख रहा। चलिए आधा ही करके ले लेते हैं, यहाँ से नीचे लिख दिया गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा है द बोर्ड डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस, ठीक है, फॉर इटसेल्फ। ध्यान दीजिए, द बोर्ड डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज। क्या एरर है, क्या जो गलती है वो आपकी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है या वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज में है, एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ और नो एरर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि गलती जो है वो कहां पर है। तो अब आप देखिए, हम इसका आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरी बात को गौर से समझिए, मुद्दा क्या है। देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा है वो द बोर्ड, यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वही तो मैं सोच रहा हूं। यहां पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, पहले इसको जानिए। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। यहां पर आपको धीरे धीरे समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट आपका द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और जब जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम का सब्जेक्ट है, ये कौन सा नाउन है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है। और आपको प्रोनाउन में एरर ढूंढना है, तो यहां पर ये जो इट सेल्फ है, ठीक है, ये इट सेल्फ अपने कौन से प्रोनाउन में है? यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रखा गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहते हैं कि जब किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए तो ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? देम सेल्फ्स होगा। यानी आप देखोगे तो यहां पर
एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ नहीं, फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका यहां पर क्या जाएगा, देमसेल्व्स। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो लिखा हुआ है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो जाएगा वो देमसेल्व्स जाएगा, ना कि इटसेल्फ जाता है। कंफर्म हो गया? क्लियर? कंफर्म? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहां पर दूसरा। हां, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू एंड, आप ध्यान दीजिए लिखा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में। एक मिनट रुको यार, इसको यहां से ले लें तब चीजें अच्छी समझ में आएंगी। हां, आओ, यू एंड आई, लिखा क्या है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। लिखा, आप ध्यान दीजिए, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। आप बताओ इसमें गलती कहां है? क्या यू एंड आई में है, या हैव डन माई बेस्ट में है, या इन द एग्जामिनेशन में है, या नो एरर? किस पार्ट में यहां पर जो है वो एरर है, यह आपको बताना है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कितने शब्द का हो, एक से अधिक शब्द का, अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट लिखा गया है वो सब्जेक्ट कितने शब्द का हो, एक से अधिक शब्द का, और एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है, तो वहां पर पॉजेसिव केस के रूप में आवर का प्रयोग करेंगे। और अगर यू आया है तो पॉजेसिव केस के रूप में किसका यूज करेंगे, यहां पर योर का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है और उस एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है, तो पॉजेसिव जो केस जाएगा वो यहां पर आवर जाएगा, और अगर यू रहेगा तो पॉजेसिव केस के रूप में योर आएगा। आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आई एंड यू दोनों आ गया तो क्या करोगे? तो भाई, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, पहले हम इंपॉर्टेंस फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को देंगे, इसलिए यहां पर आवर रखेंगे। नियम क्लियर हुआ? तो आप यहां देखो, यू एंड आई, यहां पर सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है, और आई आया, यू आया, तो यहां पर आई के हिसाब से माई नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। मतलब रूल ये बनेगा कि अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का हो और एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है, तो पॉजेसिव केस के रूप में आवर, और आई नहीं बल्कि यू आया है तो पॉजेसिव केस के रूप में योर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन आपका, यार ये लॉक क्यों नहीं, His efforts will bring him more success than your। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? His efforts will bring him more success than your। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहां पर आप बताओ हिज क्या है? यहां पर हिज जो है वो पॉजेसिव क्या है, बताइए। हिज जो है वो आप बताइए, यहां पर हिज क्या है, और यहां पर योर क्या है? अगर आप अपने दिमाग से पूछो तो यहां पर हिज क्या है और वहां पर योर क्या है, बताइए। देखिए, यहां पर हिज जो है वो आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसने कहा हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, योर की दो कंडीशन होती है, एक योर होता है और एक योर्स होता है। योर जो होता है ये हमेशा पॉजेसिव क्या होता है, योर जो होता है ये हमेशा क्या होता है, योर आपका जो लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हो योर ब्रदर, आप क्या लिखते हो, योर ब्रदर, है ना, तो ये क्या होता है, योर आपका क्या होगा,
अगर आप यहां पर योर लिखेंगे तो योर आपका क्या सेंटेंस में जाएगा, योर आपका यहां पर क्या लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड आप लिखते हो आई, मी, माई और माइन, ऐसे लिखते हो। तो ये क्या है नॉमिनेटिव केस, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या है पजेसिव केस, ये क्या है पजेसिव केस, और ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, ये इसका क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर आप ये देखिए ये क्या है, ये आपका पजेसिव केस है, तब यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहां पर देन योर के कंडीशन पर क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या जाएगा योर से जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, यहां पर पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि किसका यूज करोगे पजेसिव एडजेक्टिव। हमेशा पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है, माई ब्रदर, योर फादर, हिज सिस्टर, ठीक है, हर पेन, तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव जाएगा यानी योर से चला जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, क्वेश्चन है एवरी टीचर, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एवरी यहां है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स। इसका क्या एवरी टीचर में एरर है, इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर में एरर है, द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स में एरर है या नो एरर है। अब आप यहां पर मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में एवरी टीचर, ईच मतलब एवरी या ईच, अगर किसी भी सेंटेंस में एवरी या सब्जेक्ट के रूप में एवरी या ईच के साथ कोई नाउन लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो ऐसा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। आप देखो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ना ऑफ दिस कॉलेज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर पजेसिव केस के रूप में देयर प्लूरल नंबर है, ये गलत है, तो यहां पर देयर नहीं बल्कि किसका यूज होगा हिज बेस्ट फॉर, ये आपका सेंटेंस सॉल्व होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरी का यूज हुआ हो, जैसे हमने लिखा एवरी बॉय, या हमने लिखा ईच डे एंड नाइट, ऐसे हमने लिखा ईच डे एंड नाइट। अब ये सब्जेक्ट जो लिखा जाएगा ये कैसा सब्जेक्ट होगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हमेशा अगर सब्जेक्ट के रूप में एवरी या ईच आया तो ऐसा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब लेकर जाओगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के वाइस प्रेसिडेंट एक लोग ये हो गए, और यहां पर देखो देखिए द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एक लेग ये हो गए, दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो ऐसा सब्जेक्ट भाई वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो जहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ये दोनों आपके जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहां पर प्लूरल वर्ब का पहली बात प्रयोग होना चाहिए। यहां जो वर्ब आनी चाहिए वो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। आप जाहिर सी बात है देखो यहां पर आपने किसका यूज किया है, यहां आपने हैव का यूज किया है, यानी सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। लेकिन इसके साथ प्लूरल पजेसिव केस भी आना चाहिए। ये जो हिज लिखा गया है ये हिज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, किसका प्रयोग होगा, देयर का। क्यों भाई, किसी भी सेंटेंस का जो पजेसिव केस लगता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। हमने लिखा ही हैज डन हिज वर्क,
हमने यहां पर सेंटेंस में क्या लिखा, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, वह के हिसाब से सब्जेक्ट हिज आया। कंफर्म हो गया ना। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां पर जो है वो पॉजेसिव केस प्लूरल नंबर का आता। तो यहां पर सब्जेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हिज का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, देयर का यूज होगा। क्लियर हो गया। आइए आगे। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 10 सेकंड का हम टाइम देते हैं, इसमें आप हमें 10 सेकंड में बताइए कि एरर क्या है। आपको हम 10 सेकंड का इसमें जो है वो आपको टाइम देते हैं, आप इसमें बताइए कि एरर क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10 सेकंड आपके सामने, सोच के बताइए। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। एरर कहां है? अब मेरी बात को गौर से समझिए, मुद्दा है क्या। इसके लिए हम थोड़ा टाइम लेंगे, इधर ध्यान से समझिए रूल है क्या। आइए रूल आपको समझिएगा, रूल है क्या, रूल आपको समझना है बहुत प्यार से। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में, यहां पहले ध्यान से देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में पहले रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से तो यहां ये वर्ब लग जाती है। अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का जो नाउन या प्रोनाउन होगा भाई उसके हिसाब से यहां पे वर्ब लग जाएगी। जैसे हमने लिखा कि इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब मेरी बात को आप ध्यान दीजिए, मैं बता कहां से रहा हूं, उठाया कहां से हूं। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन आई है तो ये जो वर्ब लगेगी वो इज आई के हिसाब से लगेगी। यानी इसमें क्या होगा, इट इज आई और यहां पर हो जाएगा हु, इज का क्या हो जाएगा, एम, योर, और यहां पर हो जाएगा फ्रेंड। ये एक रूल कहता है कि अगर किसी भी वाक्य में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन, आने वाली वो जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले प्रोनाउन के हिसाब से लगेगी। ये तो रूल आपको पता है, लेकिन इसमें क्या कहानी है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहानी है, इसमें आपकी कहानी दूसरी है। देखिए इसमें क्या है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हु, ये हु क्या है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो लिखा है वो एवरीबडी और एवरीथिंग दो चीज लिखा है। रूल आप समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो लिखा गया है वो दो हो, एवरीथिंग और एवरीबडी, मतलब दो वस्तु हो, और दो वस्तु हो और दोनों वस्तु क्या हो, वो दोनों चीज हो और दोनों चीज अलग अलग हो। जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा गया है वो दोनों चीजें क्या हो, अलग अलग। यहां पर एवरीबडी लिखा गया, यहां पर एवरीथिंग। एवरीबडी यानी एक कोई, एवरीबडी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया और एवरीथिंग ये दो अलग अलग चीजें हो गई। एक चीज ये लिविंग थिंग में है और एक चीज जो है वो नॉन लिविंग थिंग में है। दो मतलब दो अलग अलग चीजें लिखी गई। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज नहीं होता बल्कि किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। रूल को फिर से समझ लीजिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व में, एंटीसीडेंट जिसे आप कहते हैं, पूर्व में चीजें दो अलग अलग चीजें हैं तो वहां पर, और दोनों अलग अलग हैं, अगर यही सेंटेंस में एक चीज होता मतलब दोनों लिविंग थिंग होती, यहां पर ये जो दोनों चीजें लिखी गई हैं ये दोनों चीजें अगर यहां पर लिविंग थिंग में होती तो यहां पर हु का प्रयोग कर देते। अगर यहां पर दोनों चीजें नॉन लिविंग थिंग में होती तो हम विच का प्रयोग कर देते। लेकिन दोनों चीजें यहां पर क्या है, एवरीबडी और एवरीथिंग, दोनों चीजें अलग अलग हैं तो यहां पर हु या विच नहीं आएगा बल्कि किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। रूल क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। रिलेटिव प्रोनाउन अलग, अगर दो अलग अलग चीजें तो कंजक्ट आपका कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दैट आएगा।
ठीक, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको बता देंगे। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, none of these two principal has been looking after his college well. It's the most important rule. क्वेश्चन क्या कहा? None of these two principal has been looking after his college well. क्या नन में गलती है, या ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स में गलती है, या हैज बीन लुकिंग में गलती है, या नो एरर? 10 सेकंड का टाइम है, जरा सोच के बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बताइए कहां दिक्कत है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जो आइदर और नाइदर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। रूल को ध्यान दीजिए, आइदर और नाइदर का जो प्रयोग होता है वो इनका यूज हमेशा दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि एनी और नन का जो प्रयोग है वो दो से अधिक के लिए किया जाता है। अगर दो लोग हैं तो वहां पर आप यूज करोगे आइदर या नाइदर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर दो से अधिक हैं तो आप वहां पर किसका प्रयोग करते हो, एनी या नन। तो आप यहां देखो कितने प्रिंसिपल्स हैं, टू प्रिंसिपल्स हैं ना, तो यहां पर नन, ये दो से अधिक तो है नहीं, दो है ना, तो यहां पर नन का प्रयोग हुआ। और नन किसके लिए आता है, दो से अधिक के लिए। तो यहां पर आप किसका यूज करोगे, यहां पर आप सीधा यूज कर दोगे नाइदर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ these two principal has been looking after his college well. ठीक, एक नोट और याद रख लेना, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ रूल याद रख लेना। यहीं पे आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है। आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या कोई प्लूरल प्रोनाउन आता है। इस चीज को भी आपको यहां पर याद रख लेने की ही जरूरत है। ये नोट में आप ध्यान से समझिएगा। आइदर नाइदर दो लोगों के लिए, एनी और नन दो से अधिक के लिए। तो दो, टू प्रिंसिपल दो हैं, इसलिए यहां पर नाइदर चला जाएगा। कंफर्म। आगे, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर या नो एरर? गलती कहां है, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, इसमें नो एरर है। इस सेंटेंस में नो एरर, कोई गलती नहीं है। रीजन हम आपको बता दे रहे हैं क्यों। ईच ऑफ, जहां पर ईच ऑफ लिखा होता है, ईच ऑफ के बाद हमेशा कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। तो वहां पर ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज आ गया। और यहां पर जहां पर ईच ऑफ लिखा होता है वहां पर जो सब्जेक्ट लिखे होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज मतलब चारों ग्रेट ट्रेजेडीज में से प्रत्येक, मतलब ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों के बारे में नहीं कर रहा, प्रत्येक के बारे में कह रहा है। कहा इज वर्थ रीडिंग, है ना। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। इस सेंटेंस में जो है वो नो एरर है। कंफर्म। आइए, एक का कुछ छूट ना जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही प्रोस्ट्रेटेड, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक मिनट से, हाँ ये आ गया। क्वेश्चन है, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। गलती कहां, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। आप इसका बताइए।
देखिए रूल बहुत प्यारा रूल है, कुछ वर्ब तैयार करिए। अवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवरस्लीप, अप्लाई, एवेंज, और एक वर्ब है यानी प्रोस्ट्रेटेड यानी अवेल, बीटेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय ना। यहां पर एक वर्ब और लिखे, रिजाइन, RESIGN, ओवर स्लीप, अप्लाई, एवेंज, प्रोस्ट्रेटेड। ठीक है, और इसमें एक दो वर्ब और लिखे, इंट्रोड्यूस और सैक्रिफाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इनके तुरंत बाद हमेशा कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। इनके तुरंत बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नियम को फिर से आप देखिए अपने दिमाग में। अवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवरस्लीप, अप्लाई, एवेंज, प्रोस्ट्रेटेड, रिजाइन, और यहां पर इंट्रोड्यूस और सेक्रीफाइस। इनके तुरंत बाद हमेशा कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। जैसे आई इंजॉयड इन द पार्टी, आई इंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस लिख दिया गया। अब यहां पर देखिए इंजॉय वर्ब का प्रयोग हुआ, तो यहां पर ये देखिए इंजॉय, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो इसका बनाओ क्या होगा? आई इंजॉयड। अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? माई सेल्फ। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो यहां पर ही प्रोस्ट्रेटेड, यहां पर ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा हिमसेल्फ। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन। प्रोस्ट्रेटेड यहां पर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो है वो हिमसेल्फ जाएगा। आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। कंफर्म? आइए क्वेश्चन, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिकोसियस देन यू हैव। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ध्यान दीजिए, अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिकोसियस देन यू हैव। अब आप मेरी बात को यहां पर गौर से समझिए। अगर तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर तुलना जो की जाती है, जो कंपैरिजन किया जाता है, वो अगर तुलना कंपैरिजन समान चीजों का किया जाता है। समान चीजों का मतलब यह है कि जैसे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा? द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिकोसियस देन यू हैव। जो कुत्ता हमने खरीदा है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है? वो बहुत ही ज्यादा, मतलब फिकोसियस का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, मतलब। और कहा देन यू हैव, जो आपके पास है। तो भाई जो कुत्ता हमने खरीदा है, जो कुत्ता आपके पास है, इन दोनों कुत्तों की तुलना की जा रही है, तो ऐसे कंडीशन पर देन के तुरंत बाद द वन का प्रयोग किया जाता है। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिकोसियस देन द वन यू हैव। तो यहां पर आप देखेंगे तो देन यू हैव नहीं होगा, यहां पर देन यू हैव नहीं, देन द वन यू हैव। यहां पर सही क्या हो जाएगा? देन द वन यू हैव। ये इसका जो है वो एरर सही हो जाएगा। जैसे दीज बुक्स आर बेटर, दीज बुक्स आर बेटर देन यू हैव। अब आप देखिए उसने क्या कहा, ये किताबें, दीज बुक्स, ये किताबें क्या हैं? बेटर हैं, जो आपके पास हैं। तो यहां पर इन किताबों की तुलना जो आपके पास है उससे की जा रही है ना, तो यहां पर
पहली बात तो देखिए, द वन का प्लूरल क्या होता है? वंस, ONES। इस बात को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, वन का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, वंस, ONES। तो यहां पर दीज बुक्स आर बेटर देन, क्या पर हो जाएगा? दोज वंस यू हैव। दीज बुक्स आर बेटर देन दोज वंस यू हैव, ये इसका सही एरर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल। ही वॉज, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रूल को आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो हुआ हो, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? इज। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड लिखा होता है वही लिंकिंग वर्ब होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस में चाहे देन के बाद या एज, एडजेक्टिव एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपकी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो देन या एज, एडजेक्टिव एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। लेकिन अगर उस वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वहां पर देन या एज या सो, एडजेक्टिव एज के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे ही इज बेटर देन मी, ये लिखा है, हमने क्या लिखा? ही इज बेटर देन मी। तो आप यहां देखो, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो देन के बाद मी का प्रयोग नहीं बल्कि किसका यूज होगा? आई का। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा? ही इज बेटर देन मी का क्या हो जाएगा? आई। तो वैसे यहां देखो, वॉज क्या है? वॉज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, तो वहां पर मच मोर सरप्राइज्ड देन मी नहीं होगा बल्कि आई होगा, टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ तो देन या एज, एडजेक्टिव एज या सो, एडजेक्टिव एज का प्रयोग हुआ तो इसके बाद हमेशा आपके नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन, द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स डॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिविनिटी टू टेक टू ईच अदर। अरे यार, हाँ आइए अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। दो शब्द होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एनदर। ईच अदर हमेशा दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए आता है। जो ईच अदर आता है वो हमेशा दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए आता है, जबकि वन एनदर जो आएगा वो दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए आता है। और आपको बताएं, ईच अदर, वन एनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ईच अदर और वन एनदर ये आपका कौन सा प्रोनाउन होता है? ईच अदर और वन एनदर ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए कितने भाई हैं? 5 ब्रदर्स हैं ना। कितने भाई हैं? 5 ब्रदर्स। तो ईच अदर नहीं होगा, 5 भाई हैं तो यहां इसके लिए किसका यूज होगा, किसका प्रयोग होगा? 5 भाई हैं तो इसके लिए यहां पर वन एनदर का प्रयोग होगा। कंफर्म? आइए, वन शुड बी ट्रू टू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आता है तो उसका पजेसिव केस वंस होता है। ONES वंस। ये ONE अपॉस्ट्रॉफी से सिंगुलर होता है और ONES अपॉस्ट्रॉफी ये प्लूरल होता है। अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर हिज वर्ड्स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? वंस वर्ड्स। यानी वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये छोटे क्वेश्चन थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ समबडी हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। इफ समवन या हैज फिनिश्ड द वर्क, नो एरर। तो यहां पर इस सेंटेंस में नो एरर।
यहां पर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है भाई। समवन लिखा है, प्रोनाउन में ढूंढना है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी होती है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। ही में गोम यानी ही में गो होम, ये भी सही लिखा, यानी यहाँ पर कोई एरर नहीं। कन्फर्म। आइए, द क्रिमिनल, ये आ गया मेरा फेवरेट। द क्रिमिनल विच वॉज चेंज्ड grumbled at the police inspector who was taking him to jail, no error। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेकंड का टाइम है, जरा सोचिए इसमें गलती क्या है। अब आप यहां पर देखिए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप ये देखिए, द क्रिमिनल क्या है, देखिए दो चीज है, हु और विच। हु का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए, सजीव चीज के लिए। और विच का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज के लिए। तो क्रिमिनल सजीव होगा ना, ठीक है, तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहां पर हु का प्रयोग होगा। अब यहां पर ये हु वॉज सेंट ग्रम्बल एट द पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, यहां पर भी हु का प्रयोग। ये आपकी कौन सी क्लॉज है, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। ये आपकी यहां पर ये कौन सी क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और यहां पर हु वॉज टेकिंग टू हिम जेल, ये भी आपकी कौन सी क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें सब ऑर्डिनेट नाम के कंजक्शंस आते हैं। ऐसी क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। इसको बहुत डीपली इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत डीप। अगला क्वेश्चन है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग, ध्यान दीजिए, एवरीबडी, क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी who was working in that office gave a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty, no error। अब आप यहां पर गौर से देखिए, बहुत अच्छा रूल है और बहुत अच्छा यहां पर आप देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हो, आपको बार बार बताए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। यदि किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के लिए होता है तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित नाउन के लिए होता है तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। और ये जो लिखे गए होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। ये कहां पर लिखे जाते हैं, सिंगुलर में। तो आप ये देखिए, एवरीबडी यहां पर लिखा तो इसके हिसाब से देयर इसका पॉजेसिव केस आया। यहां पर देयर नहीं बल्कि इसका पॉजेसिव केस क्या आएगा, हिज आएगा। चीजों को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट को पहले देखिए, ना मिले तो वर्ब के पास जाइए, वर्ब में ना मिले तो पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन पे जाइए। वहां अगर कोई एरर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप यहां पर नाउन में सब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव में ढूंढिए, एडजेक्टिव में अगर नहीं मिलता तो कोई एडवर्ब में ढूंढिए, प्रीपोजिशन में ढूंढिए, अगर एरर कंजक्शन का है तो कंजक्शन में ढूंढिए। अगर फिर कहीं आपको नहीं मिलता है, छोटा मोटा एरर कोई भी आर्टिकल में देख लीजिए, ए एन दा में आर्टिकल में नहीं मिलता है तो वो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। कंफर्म। आइए अगला क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट absented or themselves from the office, no error। this is the most important question। अब आप यहां पर देखिए, अभी हमने आपको जस्ट 5 मिनट पहले बताया कि अवेल, बी, टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई, एवेंज, और वहां पर अपसेंट बताया। तो अपसेंट के बाद हमने बताया था कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था, एकदम जाहिर सी बात है। अब यहां पर मामला, यहां पर आपको एग्जामिनर ने फंसाया कैसे, यहां पर एज वेल एज दे दिया, एज वेल एज के हिसाब से पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, दो सब्जेक्ट मिल गए, एक सब्जेक्ट यहां पर मिल गया, एक सब्जेक्ट यहां पर मिल गया। अब जिसके हिसाब से वर्ब लगेगी उसी के हिसाब से वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा।
जिस हिसाब से सब्जेक्ट लगेगा उसी हिसाब से वर्ब लगेगी, उसी हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगी। तो आप याद रखना, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट एंड, या इन एडिशन टू, बोथ डॉट डॉट एंड, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इनसे जुड़े होते हैं तो पहली बात जो वर्ब लगती है वो पहले वाले के हिसाब से लगती है। वर्ब यहां पर एब्सेंटेड लग गई तो ऑफिसर सिंगुलर नंबर है ना, यहां पर देम सेल्फ नहीं बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, ऑफिसर, यहां पर हिम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ जो है वो गलत है। यहां पर अगर यहां पर वर्ब कहता द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट, यहां पर एब्सेंट ना दिया होता, यानी यहां पर दिया होता हैव एब्सेंटेड, ऐसे दिया होता तो यहां पर ऑफिसर के हिसाब से वर्ब लगती और यहां पर हैव एब्सेंट, यहां पर हैव एब्सेंटेड का हो जाता हैज एब्सेंटेड फ्रॉम द, जो भी लिखा होता देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। और यहां पर ये ध्यान दिए, एब्सेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, रोट याद रखिएगा, एब्सेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन, जो भी प्रीपोजिशन लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, फ्रॉम। कंफर्म, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन हिम। अभी हम आपको ये रूल बताए थे, क्या बताए थे, अगर किसी भी वाक्य में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का। अगर वर्ब का प्रयोग हो जाए तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का। आप यहां देखो आर है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसके हिसाब से हिम नहीं जाएगा बल्कि ही जाएगा। कंफर्म है। अगर यही सेंटेंस हम ऐसे लिखे होते कि ही लाइक्स आई बेटर देन यू, मोर देन यू, या बेटर देन यू, कुछ भी, यहां पर ही लाइक्स ये वर्ब है ना, ठीक है, तो यहां पर ये आई का यूज नहीं होगा, वर्ब के बाद किसका यूज होता है, मी का। अगर यहां पर लिंकिंग वर्ब है तो नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा और वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, बस आपको इतना ध्यान देना है। ठीक, अगला, He introduced to the chairman as the general secretary of the party, no error। अब आप यहां पर भी आपको 10 सेकंड पहले बताए, इंट्रोड्यूस और सैक्रिफाइस दो वर्ड, दो शब्द लास्ट में बताए थे। इंट्रोड्यूस और सैक्रिफाइस के बाद कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बहुत अच्छा रूल है सब। इंट्रोड्यूस और सैक्रिफाइस के बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है, तो यहां पर ही इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर क्या चला जाएगा, हिमसेल्फ, ये आपका हो जाएगा। कंफर्म। आइए नेक्स्ट, द प्लेयर्स होम, द प्लेयर्स होम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। ध्यान दीजिए, अब यहां पर दो चीज हैं, जो हु लिखा जाता है वो हु हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है और जो होम लिखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। हु जो है वो नॉमिनेटिव केस, द प्लेयर्स क्या है, नॉमिनेटिव केस में है ना, तो यहां पर हुम का प्रयोग नहीं बल्कि हु हो जाएगा। द प्लेयर्स हु वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। कंफर्म है। ठीक, और हुज जो लिखा जाता है वो पजेसिव केस में लिखा जाता है। कंफर्म। आइए, द गेस्ट्स whom we were talking about have come are my brothers in law, no error। बहुत इंपॉर्टेंट, द गेस्ट्स whom we were talking about have come as my brothers in law। 10 सेकंड का टाइम, सोच के बताइए। द गेस्ट whom we were talking about have come, और यहां पर आप ये बताइए have come आर माई ब्रदर्स इन लॉ या नो एरर, किस पार्ट में एरर है बताइए। बताइए किस पार्ट में एरर है।
बताइए जरा। तो प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन ढूंढना है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, द गेस्ट्स हुम, यहां पर ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी, ये आपका प्रोनाउन लिखा गया है, ये क्लॉज में है, ये आपका सही है। वी वर टॉकिंग अबाउट, ये भी सही है। हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ, बाई गेस्ट से हिसाब से हैव लगा सही, सही, यानी इस पार्ट में नो एरर है। कंफर्म। आइए नेक्स्ट, दिस इज नन आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल को नोट करते चलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, यहां पर केवल रिलेटिव प्रोनाउन के लिए रूल है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली का प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस आपका गलत है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, देखिए नन, नन लिखा है तो यहां पर हु नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, दैट। ये रूल याद रखिए कि ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो वो हु और विच यूज नहीं होगा, बल्कि कौन यूज होगा, दैट। और ये आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हु और विच नहीं, बल्कि क्या आएगा, दैट आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, दिस इज द सेम, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, नो एरर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को जरा इसमें बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सेम और सच का प्रयोग हुआ है, सेम और सच के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग किया जाएगा। सेम और सच का प्रयोग हुआ है तो सेम और सच के तुरंत बाद किसी ना किसी नाउन का प्रयोग होगा। तो इसके बाद हम कभी भी हु और विच नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, एज। दोनों नियम याद रखिएगा, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हु और विच नहीं, बल्कि दैट आता है। और सेम और सच के बाद, सेम और सच के बाद हु और विच नहीं, बल्कि एज आता है। तो देखिए, सेम, सेम के बाद नाउन आया डॉग, और डॉग के तुरंत बाद विच आ गया, तो यहां पर क्या होगा, एज। दिस इज द सेम डॉग एज बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, नो एरर। चले आगे, नेक्स्ट, whom ever comes late, क्वेश्चन, whom ever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। देखिए, whom ever ये जो लिखा है, whom ever, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बल्कि ये जो whoever है ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है। तो यहां पर ये whomever नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां पर ये किसका यूज हो जाएगा, whoever। शॉर्ट से नियम है, whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register, no error। तो यहां पर whomever नहीं, बल्कि whoever आएगा। कंफर्म, बार बार वहां जाना पड़। हाँ, ये द बुक, the only book which you carry in your bag is in demand nowadays, no error। अब बताइए, अभी रूल बताया, यहां पर only, all, any, none, nothing, only के बाद who और which नहीं, बल्कि क्या आएगा, that। रूल बार बार रहा है, देख लीजिए, all, any, none, nothing, only, all, any, none, nothing, only के बाद हु और विच नहीं, बल्कि दैट आता है। कंफर्म। आओ मेरे भाई दोस्त, आओ बढ़ते हैं।
सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट देन आई एक्सपेक्टेड नो एरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड नो एरर। बताइए कहां दिक्कत, बताइए। अभी बताए थे, अभी बताए थे ना, सेम और अभी अभी अब जस्ट बताए थे, अब नहीं बता पाए तो बेकार है भाई। सेम और सच के बाद हु और विच नहीं, कोई कंजक्शन नहीं आता, दैट भी नहीं आता। सेम और सच के बाद दैट नहीं आता, बल्कि क्या होता है, एज आता है। अभी बताए थे जस्ट, अब नहीं बता पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। एनी ऑफ द, वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाह। Any of the two pictures which depict the real pictures of the present politicians is worth seeing no error। यहां पर आप बताइए किस पार्ट में एरर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अभी बताए थे, अभी आपको जस्ट नियम बताए थे, क्या, आइदर और नाइदर, कितने लोगों के लिए बताइए, दो लोगों के लिए, बल्कि एनी और नन, दो से अधिक के लिए। आइदर और नाइदर दो लोगों के लिए, बल्कि एनी और नन दो से अधिक के लिए। तो बताओ यहां पर कितने पिक्चर हैं, टू पिक्चर ना, तो दो पिक्चर के लिए आइदर या नाइदर आएगा, तो एनी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आइदर। क्या होगा, either of the two pictures which depict the real pictures of the present politicians is worth seeing no error। confirm, आगे तो every of the five children most every of the five children standing in the corner of the room is dexterous। dexterous माने वो कुशल हैं, ठीक है, उनके अंदर योग्यता है, एबल हैं, स्किलफुल हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है, एड्रॉइट हैं, ये इनका सिनोनिम जाता है। तो इन आप पेंटिंग नो एरर किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, बताइए। कहां पर एरर, एवरी ऑफ द फाइव चिल्ड्रन, बताइए। अभी जस्ट बताए थे कितने चिल्ड्रन हैं, फाइव। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, अभी जस्ट बताए। आइदर और नाइदर किसके लिए आता है, दो के लिए, और एनी और नन दो से अधिक के लिए। तो यहां एवरी आया है ना, ये गलत लिखा है। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द 5 चिल्ड्रन। यहां पर क्या होगा, आइदर या नाइदर नहीं होगा, एवरी भी नहीं होगा। एवरी के बाद तो हमेशा कोई सिंगुलर नाउन आता है, एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहां पर एनी आएगा, एनी ऑफ द 5 चिल्ड्रन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या हो गया इसके साथ भाई। He asked for permission to go out, but होगा, but his father did not give। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई परमिशन की बात होती है, तो वहां पर इसका ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस के लास्ट में इट का प्रयोग किया जाता है। समझिए, ही आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने परमिशन के लिए कहा, बाहर जाने की परमिशन के लिए कहा, लेकिन उसके पिताजी ने इस परमिशन को नहीं दिया, नॉट गिव इट। कंफर्म हो गया ना। तो यहां पर नॉट गिव के बाद यहां पर किसका यूज होगा, यहां पर नॉट गिव के बाद यहां पर इट का यूज होगा, यही सेंटेंस में गलती है। कंफर्म, यू एंड माई सेल्फ विल इंजॉय टू बी अरेंज्ड। क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है, आप इसको समझिए। यू एंड माई सेल्फ टू विल इंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। अब देखिए,
यहां पर सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया जाएगा वो हमेशा कौन सा केस आएगा? सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। यहां पर देखो माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सेंटेंस गलत लिखा है, यू एंड माई सेल्फ नहीं होगा, यू एंड आई होगा। ठीक, यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड। माई सेल्फ यहां पर कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं आता, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में कौन सा केस आता है? सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। कंफर्म? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, दे हु आर इन दिस रूम। क्वेश्चन क्या लिखा है? दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेट द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स, नो एरर। यहां पर आपको ढूंढना है। अब आप यहां पर देखिए, ये आपका कौन सा प्रोनाउन है? ये आप देखोगे तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले दे कभी नहीं आता। ये प्लूरल नंबर में है तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? दोज का। Those who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals। यहां पर who कौन सा प्रोनाउन? who रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके पहले दे का यूज नहीं होता, ये गलत है। यहां पर दे नहीं बल्कि किसका यूज हो जाएगा? दोज का। ये सेंटेंस में गलती है। कंफर्म? They also help the poor who really sympathize with them। दे, ध्यान दीजिए, दे आल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपथाइज विथ देम इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस, नोयर। अब आप ये मत कहिएगा कि यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यहां पर दे आया है तो आप कहोगे ये भी दोच कर दो। गलत है, तुरंत पहले दे का यूज नहीं होगा। कंफर्म है? तो यहां पर क्या होगा? दे आल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपथाइज विथ देम इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस। कहां एरर है इसको 10 सेकंड के अंदर बताइए। 10 सेकंड का आपको हम देते हैं टाइम और यहां पर आप बताइए कि किस पार्ट में जो है वो एरर है। किस पार्ट में एरर है देख के बताइए। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी सही यूज हुआ है, दे यहां पर सब्जेक्ट भी सही यूज हुआ है और यहां पर यानी इस पार्ट में जो है वो नो एरर है। कंफर्म? क्लियर? आइए, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट चेन्नई, नो एरर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसने क्या कहा? ही सेंट ऑल द फर्नीचर, उसने सभी फर्नीचर भेज दिए, टू पटना माने पटना, दैट। अब यहां पर ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और कहा ही हैड बॉट चेन्नई। अब यहां पर दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसने क्या भेजा? ऑल द फर्नीचर भेजा कि पटना भेजा? उसने जो है वो दैट किसके लिए आया है? ऑल द फर्नीचर के लिए। तो दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आया है उसी के पास रखा जाएगा। ये दैट नाम का जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है जिसके लिए आया है उसी के लिए होगा। मतलब इस सेंटेंस को आप ऐसे पहले सही करोगे, ही सेंट। इस पार्ट में एरर है तो पहले आप लिखोगे ही सेंट टू पटना, पहले यहां पर पटना होगा और फिर होगा ऑल द फर्नीचर, यानी टू पटना यहां जाएगा, ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट चेन्नई। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लग रहा है उसी एंटीसीडेंट उसके हमेशा नजदीक होना चाहिए, कभी दूर नहीं होना चाहिए। तो ऑल द फर्नीचर जो है ये यहां आएगा और टू पटना जो है यहां जाएगा, तब इस सेंटेंस में जो है वो कोई गलती नहीं रहेगी। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। अगला, यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई आल्सो, नो एरर। वही दिक्कत। अब आप यहां देखो, यू से इट्स योर प्रॉब्लम, यहां पर माई लिखा है ना, तो माई ये कौन सा प्रोनाउन है आप बताइए। माई जो है वो माई जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है।
माई जो लिखा गया है ये पजेसिव प्रोनाउन है, बल्कि यहां पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। यहां पर किसका यूज होगा? माइन का। यहां पर किसका यूज होगा? माइन का। तो यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माइन। माई नहीं, माइन। माई जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आना चाहिए। यहां पर कोई नाउन नहीं आया हुआ है। जब यहां पर कोई नाउन नहीं है तो यहां पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। कंफर्म? अगला क्वेश्चन ये आ गया, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। इसको रूल को मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दे लीजिएगा, सुनिए। हमेशा जो तुलना की जाती है वो तुलना समान प्रकार के व्यक्तियों और समान प्रकार के वस्तुओं में की जाती है। भाई अगर आप तुलना कर रहे हो तो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी तुलना, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी तुलना किसी दूसरे टीचर से कर दो। अगर आप किसी गाय की तुलना कर रहे हो तो किसी दूसरी गाय से कर दो। काली गाय की तुलना आप काली गाय की तुलना और लाल गाय से कर दो। आप मेरे घर की तुलना किसी दूसरे घर से कर दो, मेरे घर की तुलना किसी दूसरे घर से कर दो। ये चीजें तो समझ में आती हैं। तो तुलना हमेशा समान प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में की जाती है, लेकिन अगर तुलना भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में के कर दी गई तो दैन के बाद, किसके बाद? दैन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग होगा। अगर तुलना विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं से कर दी गई तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए, प्लूरल नंबर के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। रूल याद रखिएगा। जैसे आपको अगर तुलना करनी है तो आप तुलना, मेरे घर की तुलना आप मेरे घर से करो, आप मेरे घर की तुलना मेरे घर से करो, ना कि आप मेरे घर की तुलना समुद्र से कर दो। अगर आप मेरे घर की तुलना समुद्र से करते हो तो ये जो तुलना की जा रही है गलत तुलना है। ऐसी कंडीशन पर यही जो दैन है इसके बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ आएगा। तो देखो, होटल ऑफ पटना, अगर पटना के होटल्स की तुलना कर रहे हो तो आप मुजफ्फरपुर शहर से कहें कर रहे हो भाई। अगर होटल, पटना के होटलों की तुलना आप मुजफ्फरपुर के होटल से करो तो यहां पर तुलना समान प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में होगी। तो मुजफ्फरपुर सिंगुलर है ना, इसी के दैट के बाद, दैन के बाद आप दैट ऑफ लगा दो। अगर यही प्लूरल होता तो यहां पर हम दोज ऑफ रख देते, तो यही दैट ऑफ सही होगा। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ मुजफ्फरपुर। यह सेंटेंस आपका जो है वो सही मान लिया जाएगा। कंफर्म? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आइए, he is one of those who would much rather sacrifice his life than turn disloyal to the country nowhere। बताइए, 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको बताइए कि जो है वो एरर कहां पर है। बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। भाई पानी दो जरा। तो अब देखो, यहां पर आप मेरी बात को गौर से समझिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा रूल है। आप मेरी बात को गौर से समझिए। उसने कहा ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सैक्रिफाइस हिज लाइफ। यहां पर हु क्या है? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आपका जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? एक सेकंड। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आपका जो है वो कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का ये जो केस है ये कौन से नंबर में है? प्लूरल नंबर में। एंटीसीडेंट ये जो लिखा है वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो दोज लिखा है ये प्लूरल नंबर में है।
तो इसमें जो वर्ब लिखी होनी चाहिए वो जो पजेसिव केस आना चाहिए वो भी प्लूरल नंबर आना चाहिए। ये हिज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, देयर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप मेरी बात को इसको ध्यान दीजिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले दोज आया। अगर यहीं पर ये जो वर्ब है, अगर ये वर्ब सिंगुलर या प्लूरल पूछी होती, ही इज वन ऑफ दोज हु, और यहां पर वॉज या वर पूछता, तो यहां पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले ये जो केस है ये जो है वो किसमें है, प्लूरल नंबर में, तो यहां पर वर आप ले जाते। तो जब ले जाते तो यहां पर हिज का प्रयोग नहीं बल्कि किसका यूज होगा, देयर का यूज होगा। सेंटेंस जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज इन एंड आई गो इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए, यहां पर लेट का प्रयोग किसके रूप में हुआ, वर्ब के रूप में। आप ये जान लीजिएगा, लेट का प्रयोग हमेशा वर्ब के रूप में होता है, चाहे आप सेंटेंस को पैसिव वाइज बनाओ ना। जैसे हमने लिखा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले माने मुझे खेलने दो। अगर किसी कार्य को करने देने की बात की जाए, अगर किसी भी कार्य को करने देने की बात की जाए तो वहां पर वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग होता है। कंफर्म है? वहां पर वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है? ट्रांसलेशन ये कहता है किसी भी कार्य को करने देने की बात की जाए तो वर्ब के रूप में लेट। और जब वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग होगा तो इसके बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे हमने लिखा मुझे खेलने दो, हमने क्या लिखा? मुझे खेलने दो। मुझे किसी कार्य को करने दो, ये इंपरेटिव है तो सबसे पहले वर्ब आती है, तो सबसे पहले वर्ब कौन सी आएगी? लेट। और मुझे का होगा मी और प्ले का हो जाएगा यहां पर लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ठीक है, हमने लिखा कि कृपया उसे पढ़ने दो, कृपया उसे, हमने लिखा कृपया उसे पढ़ने दो या कृपया उसे जाने दो। तो यहां पर कृपया के लिए पहले किसका यूज होगा? प्लीज। और यहां पर वर्ब के रूप में किसका यूज होगा? लेट। और उसे का क्या हो जाएगा? हिम। और लेट के साथ हमेशा वर्ब, अरे लेट हिम। और पढ़ने का क्या होगा? रीड। कंफर्म है? कंफर्म है? जैसे उसने तुमने मुझे नहीं जाने दिया, तुमने मुझे नहीं जाने दिया, तुमने मुझे नहीं जाने दिया। किसी भी कार्य को करने देने की बात की जा रही है ना, तो तुमने का क्या होगा? ही। सेंटेंस के लास्ट में गए, यहां पर नहीं दिया के क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट। अब यहां पर कार्य को करने देने की बात की जा रही ना, तो डिड नॉट के साथ क्या लगता है? लेट। लेट यहां पर क्या हो गई? वर्ब। लेट क्या हो गई? वर्ब। और मुझे का क्या होगा? मी, है ना। और क्या हुआ? जाने, लेट मी गो। तो यहां पर लेट का प्रयोग वर्ब के रूप में है, तो यहां पर आई नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। लेट के बाद नॉमिनेटिव केस, लेट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म हो गया? अगला, She was more garrulous than either of three sisters। अब आप यहां पर इस सेंटेंस को बता सकते हैं, बताए हैं क्या? आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि एनी और नन, एनी और नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। एनी और नन जो है वो क्या होगा? दो से अधिक के लिए किया जाएगा। तो यहां पर आप देखो कितनी सिस्टर हैं दोस्त? 3 सिस्टर है ना, दो से अधिक हैं, तो यहां पर आइदर नहीं बल्कि किसका यूज हो जाएगा? एनी। कंफर्म? क्लियर हो गया? अगला, ठीक, ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपके क्वेश्चंस हमने पूरे आपको जो है वो सॉल्व करा दिए पूरी ईमानदारी से। अगर यहां पर कोई आपको डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप हमें चाहे यहां पर कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी, या आप हमें टेलीग्राम या कहीं पर भी आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर हमारी आपको पेड बैचेस जो है वो चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।